इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 12th लेक्चर। कल हम लोग कोलरास लॉ के कुछ उपयोग पढ़ रहे थे। लास्ट उपयोग बचा था, उसको जल्दी से कवर करते हैं। हमने डिसोसिएशन की बात किया था। आप आयनिक कंपाउंड में डिसोसिएशन नाम का शब्द सुने, वियोजन कितना टूटता है, डिसॉल्विंग पावर। तो क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएशन, इसे जो टर्म डिनोट करता है वियोजन की मात्रा, अगर आयनिक कंपाउंड के टर्म में हिंदी में कहते हैं इसको, इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है आयनिक कंपाउंड में। एक बार रिवाइज दो तो अल्फा की कैलकुलेशन भी यहां से किया जा सकता है। अल्फा होता क्या है? किसी कंसंट्रेशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, ये अल्फा का फार्मूला है। किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाता है वो आप जानते हैं कैसे? लैम्डा का फार्मूला हमने पढ़ा, 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलरिटी। किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में जब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला पढ़ रहे थे तो ये फार्मूला पढ़ा गया। अच्छा, मोलरिटी तो दे देगा क्वेश्चन पे, नहीं दिया तो निकाल ही लेंगे, मोलरिटी निकालना चाहते हैं। कप्पा क्या है आप जानते हैं, 1/रो। चलो ये भी नहीं दिया तो ये क्या है? रो को हम RA अपॉन L लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। तो रो को हम क्या लिखते हैं? RA अपॉन L। मतलब ये है कि अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना है मेंस लेवल पे या कि एडवांस लेवल पे, तो हो सकता है वो रेजिस्टेंस की बात कर ले, इलेक्ट्रोड की एरिया की बात कर ले, इलेक्ट्रोड के बीच की डिफरेंस की बात कर ले, इन सब चीजों से वो आपको के निकलवा ले। मोलरिटी दे के आपको लैम्डा एम निकलवा ले, और डाटा दे के आपको इनफाइनाइट डायल्यूशन पे तो आप कैसे निकालते हैं कोलरास के नियम से, ये निकाल लें और एक 2-3 पेज का बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो कोलरास के नियम यहाँ कहाँ यूज हुआ, इसको निकाल। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल लेंगे कोलरास के नियम से, और किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने का ये फार्मूला है। अब क्वेश्चन बनाने वाला कितना ज्यादा आपका सहयोग करना चाहता है, अगर वो आपसे केवल मिड लेवल पे पूछना चाहता है तो डायरेक्ट के की वैल्यू दे देगा, मोल की वैल्यू दे देगा, और केवल वो आपका ये पूछना चाहेगा, लैम्डा इनफाइनाइट निकलवाना चाहेगा, उससे अल्फा पूछेगा, मतलब एंथ लेवल पे। एडवांस लेवल पे पूछना चाहेगा तो फिर ये सब नहीं देगा, वो केवल रेजिस्टेंस देके और इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड्स के एरिया, ये सारी चीजें देके तरह तरह की चीजें पूछेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ ये है तीसरा उपयोग, क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, अल्फा कैलकुलेट करने का एक बढ़िया तरीका यहाँ से। अच्छा, अगर आयनिक को यहां से मैं रिलेट करना चाहूं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ के आए हैं, जो भी पढ़ के आए हैं, KSP यदि याद हो तो वो कितना होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस L। C क्या है? कंसंट्रेशन। C क्या है? कंसंट्रेशन। C है कंसंट्रेशन। किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना, अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या बताता है कि कितना बढ़िया घुलेगा वो, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन वहां से बनते भी रहे हैं हमेशा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू निकाल दे आपसे आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्फा निकालने का एकमात्र तरीका ये है, पर अगर आयंस के देकर मोलर कंडक्टिविटी का माहौल बनाकर, इनफाइनाइट डायल्यूशन का माहौल बनाकर ये सब पूछना चाहा तो एक तरीका ये भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम को बढ़िया सा रिलेट करने का एक ये तरीका भी है, आपसे आयनिक और उसका रिलेशन में पूछा जा सकता है। बाकी आयनिक इक्विलिब्रियम में KSP निकालने का, अल्फा निकालने का और भी तरीका है ना। वो जब आयनिक
11th वाले पढ़े हैं तो आप देखें, ठीक है। तो अगर यहाँ से केस में पूछा तो आप निकाल पाओ, ठीक है। बाकी तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसका क्या है और क्या हो सकता है। लिख लीजिए इसको, तो लिख लीजिए अल्फा का ये फार्मूला होता है। लैम्डा एमसी क्या है? एमसी वो वाला नहीं, किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी है, दोनों का रेशियो ये अल्फा है, ठीक है। ये तो निकाल लोगे कोल्रास के नियम से और ये आप निकाल लोगे इस फार्मूला से। तो कहां तक आपको फार्मूला याद है वो डिपेंड करेगा कि कहां तक आप फार्मूला निकाल पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन (0.1 मोलर कंसेंट्रेशन CH3COOH साल्ट, ये है आपके पास, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएशन, आपको ये निकालना है, ठीक है, ऑफ 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन CH3COOH साल्ट, ठीक है। आपको दिया है whose conductance is 0.05 ऐसी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर भाई, ये यूनिट लिखा हूं, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये जी दिया है? नहीं, ये कप्पा दिया है। यूनिट देख के हमने कहा था ना, कंडक्टेंस बस लिख के आप ये ना सोच लेंगे जी है, यूनिट देख के पता चले इसमें है तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, लेकिन आप यूनिट देख के पता चल रहा है, यहाँ स्पेसिफिक नहीं लिखा है, केवल कंडक्टेंस लिखा है। आप ना सोच लेंगे जी वाला है, जी वाला होता तो केवल ओम इनवर्स लिखा होता है ना, ठीक है। कुछ कंडक्टेंस की जितना आल्सो गिवन, और क्या दिया है आपको कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COONA का ये आपको दिया है 0.56 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट पे। यूनिट आपको याद है? यूनिट तो याद होना चाहिए सभी की, अगर मुझे याद है तो आपको भी होना चाहिए। आपको दिया है लैम्डा इनफाइनाइट m NaCl 0.63 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको दिया है लैम्डा इनफाइनाइट HCl, ये दिया है 0.85 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आधे पेज का बढ़िया क्वेश्चन, देख के डरेंगे कुछ लोग अटेम्प्ट करने से भी कि क्या पूछ रहा है ये। जैसे ही क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएशन सुनता है इंसान, अल्फा मन में आता जरूर है, पर आयनिक एक्चुअल में टफ टॉपिक तो है ही। आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम सुनते ही पहले तो इंसान डरता है, फिर सोचेगा हमसे नहीं बनेगा। फिर दूसरा डराने वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, यार ये क्या दिया है आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो ये सारी चीजें हम देखे नहीं रहते, तो फिर दिक्कत होगी। आयनिक पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछ रहा है, तो जो कमजोर लोग होंगे वो थोड़ा डरेंगे। तो कोई बात नहीं, तुरंत याद आना चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम का और इलेक्ट्रो का तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है। तुरंत ये चीज अपने मन में आना चाहिए कि अगर हमको अल्फा निकालना है तो आपको एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, आपको एक
इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। दो चीज, इसके लिए आपको फार्मूला चाहिए, इसके लिए आपको फार्मूला चाहिए K × 1000 अपॉन मोलरिटी। CH3COOH की मोलरिटी आपको दी है K, जरूर है कि K की यूनिट है ओमेन पर सेंटीमीटर में, बस डायरेक्ट दे दिया था, बहुत परेशान करने के मूड में नहीं था। 0.05 हम लिख सकते हैं, K के स्थान पे 1000 यहाँ लिखेंगे ही, और मोलर के स्थान पे 0.1 दिया ही था। इस तरह से यहां से आप लैम्डा MC निकालोगे ये चीज, तो ये कितना आ जाएगा 2030 50 500, ये आ गया कितना 500, ठीक है, ये आ गया 500। इसके लिए क्या कहानी है भाई, इसके लिए यहां पे जाना होगा। और ध्यान से देखिए, अगर आप इसको घटा के इसको जोड़ दो तो मिल जाएगा पूरा काम, क्योंकि CH3COO माइनस Na पॉजिटिव यहां से मिलेगा, Na हटाना है तो Na प्लस Cl माइनस यहाँ हटाना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ से Cl आएगा तो मजबूरन इसको प्लस करना पड़ेगा, तो H प्लस का मिलेगा, Cl माइनस यहाँ से यहाँ कट जाएगा, CH3COOH मिल जाएगा। प्रीवियस लेक्चर के ऊपर गया हो ये बातें, वो प्रीवियस लेक्चर देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 011 केवल 11, ठीक है। तो पहले आप इसको जोड़ लीजिए, लास्ट वाले को पहले वाले को, फिर घटा दें बीच वाले में, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा लैम्डा m इनफाइनाइट जो आएगा वो आएगा 0.56 माइनस 0.63 प्लस 0.85। जिनके ना समझ में आ रहा है बार बार मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11 देखें और आराम से लास्ट तक देखें, डालें यूट्यूब पे जाएं और टाइप करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11 बाय शैलेंद्र सिंह, आराम से मिलेगा। चलिए 8556 जोड़ेंगे तो आएगा 0.1 कितना आ जाएगा 1.43 आएगा क्या, नहीं 41 आएगा क्या, हाँ 1.41 आएगा ये, और माइनस करना 0.63 तो कितना आ जाएगा 11 3 8 13 और 6 7 0.78 आ जाएगा ये। तो अल्फा कितना आएगा दिख रहा है, अल्फा कितना आएगा, ये तो पहले से आ चुका था, इसका इसमें हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आ रहा है ना, इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब रैंडमली डाटा उठाए गए थे। यहाँ आपको चाहिए कि 1 2 0 और लगा दीजिए, बल्कि यहाँ पे 2 0 और लगाइए, ऐसे लिखिए इसको, ठीक है, नहीं पर हास्यास्पद दृश्य उत्पन्न हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, देखिए 500 वहाँ और 500 का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1000 के आसपास आएगा, 1000 थोड़ी होता है, अल्फा उल्फा तो 1 से कम आए तो ज्यादा ठीक है, 1 से ज्यादा आ रहे हैं कोई बात नहीं, पर 1 से कम आए ज्यादा ठीक है। 1 मतलब क्या 100% डिजॉल्व हो गया, अल्फा 1 आ गया मतलब 100% हो गया, 100% ज्यादा क्या होता है 700 100 आ गया, मतलब 600-700% डिजॉल्व हो गया, विस्फोट कर देगा इतने में, तो बहुत वैसे दृश्य उत्पन्न हो जाएगा। चलिए यहाँ भी हम 2 0 और बढ़ा लें, ऐसे वाली दृश्य करिए, तब जाके थोड़ा कहानी ठीक ठाक रहेगी। और ये जो मोलैरिटी थी इसको भी आप इतना ज्यादा ना रखिए, इसको 0.01 करिए, ठीक है। मतलब ऐसा लगे कि प्रैक्टिकली है, ये ना लगे कि हवा हवा में बातें हो रही। मेथड तो आप सीख जाओगे, पर थोड़ा देखने में भी अच्छा। अब क्या होगा इसके साथ, अभी कितना आ रहा है ये, अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है क्या, अभी भी थोड़ा है, अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है। चलो यहाँ पे 0 लगा दो, क्या लगा दो, कहाँ गया 0.001, अब सही है, अब ठीक है। ये कंसंट्रेशन का ये है और ऐसा ऐसा हम काम कर रहे हैं, अब ठीक रहेगा। अब क्या करें, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहेगा, 0.1 ठीक है, 0.1 ठीक था, 0.1 ठीक था, ठीक है 0.1 ठीक था, 0.1 ठीक था। तो 1 पॉइंट चला जाएगा, 3 0 ये बचेगा, तो केवल यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास 5 बचेगा, ठीक है। 5 में ये जाएगा, फिर भी ये बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब इस तरह ये हाँ, तो मतलब
डाटा अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, प्रोसेस आप सीख लीजिए। अगर एक्यूरेट डाटा आपको लाना है तो यहाँ आप 1 मोलर कर दीजिए, बाकी डाटा सही रखिए। ये 1 मोलर कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 है ना। अब सही है, ये 0.5 आएगा तो देखने सुनने लायक रहेगा, क्योंकि अब हम जब अल्फा निकालेंगे ना तो 0.5 अपॉन 0.7 इसको राउंड ऑफ करके आप 0.5 अपॉन 0.8 लिख दीजिए। 50 अपॉन 5 अपॉन 8 हो जाएगा ये, मतलब 0. और आगे ले जा सकते हैं 0.62 आ जाएगा। अगर आप मतलब इतना आ जाएगा, ये सही आंसर है, अल्फा की ये सही वैल्यू आएगी। इसका मतलब 62% होगा। परसेंटेज का मतलब 100 को गुणा और करोगे इसे तो 62% में डिसोसिएट होता। मतलब डाटा सेट करने में दिक्कत हो सकती है, अपने से नए नए क्वेश्चंस बनते हैं, पर ये मॉडल बहुत फेवरेट है, जी मेंस का भी, जी एडवांस का भी। और मुझे नहीं लगता कि नीट लेवल के लिए भी ये कठिन है। बड़ा जरूर है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, बड़ा देख के आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद है तो ये निकालने में मुश्किल से 10 सेकंड, और अगर आपको कोलराज नेम की प्रैक्टिस है तो देख के इसको भी 10 सेकंड, और भाग देने में 5 सेकंड, मतलब 25 से 30 सेकंड का ये क्वेश्चन था सच में, अगर प्रैक्टिस है। हाँ सच में 25 से 30 सेकंड से ज्यादा आपको लेना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इस कदर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ले रहे हैं मतलब प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक, मैं इसी क्वेश्चन में कुछ सुधार करूंगा, डाटा यही रहेगा, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, मैं इसी क्वेश्चन में कुछ सुधार करता हूं। मैं ये चीज हटा देता हूं, मैं कहता हूं इलेक्ट्रोड्स are placed at 1 centimeter distance and area of electrode is, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 10 सेंटीमीटर। For this system, cell offer 10 ohm resistance। लो भाई, अब आया बढ़िया क्वेश्चन बन गया, एडवांस लेवल तक का बढ़िया क्वेश्चन ये बन गया, है ना। और मैं पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of 1 molar concentration CH3COOH salt, ठीक है, 1 molar concentration CH3COOH salt which is as electrolyte in a cell। बढ़िया ये क्वेश्चन, बढ़िया नोट करिए पूरा शुरू से। क्या कहता है, फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन CH3COOH साल्ट विच इज एज इलेक्ट्रोलाइट इन अस। आप CH3COOH के 1 मोलर कंसंट्रेशन साल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दीजिए जो कि एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट की तरह भरा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड, अब सेल है तो उसमें इलेक्ट्रोड भी होंगे। इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं, इलेक्ट्रोड की एरिया भी आपको दिया गया है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट सीखे हो इसलिए थोड़ा इजी लगेगा, यकीन मानिए आप अपने जब फेयर में इसको लिखेंगे तो आधा से ज्यादा पेज का क्वेश्चन रहेगा, फिर आप किसी को दिखाओगे तो वो डरेगा, आप नहीं डरोगे क्योंकि आपसे बनेगा। क्यों भाई, अपने मन में तो आना ही तुरंत चाहिए कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिए, केएसपी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि मेरे मुंह पर नहीं लिखा होगा इसलिए हल करूंगा। अगर आपको केएसपी चाहिए तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपको C दिया है 1 मोलर, यस संतुष्ट हैं हम 1 मोलर, तब आपका C केएसपी जो बनेगा वो बनेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
चलिए अब समस्या अटकी है केवल अल्फा पे, है ना, समस्या कहाँ अटकी है, केवल अल्फा पे। चलिए अल्फा निकालेंगे तो अल्फा क्या होता है, लेमडा एम सी, किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट कंडक्शन पे मोलर कंडक्टिविटी। इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है K इंटू 1000 बटा मोलरिटी। मोलरिटी को अगर आप एक रख भी रहे हैं तो K इंटू 1000 फिर भी बच रहा है। अब K क्या, K के बारे में तो कोई यूनिट हमें है दिख नहीं थी, क्योंकि अगर दिया होता K का डाटा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिखता ही, कहीं दिखा नहीं। अब K की समस्या उत्पन्न होगी तो K क्या होता है, तुरंत पता चला कि K होता है 1/ρ इंटू 1000। डेवलप दिख रहा है 1/ρ इंटू 1000। रो की भी यूनिट कहीं लिखी दिखी नहीं क्वेश्चन में, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर कहीं नहीं दिखा लिखी। तब ये समस्या है भाई, अब क्या करें, तो रो को भी हमने बदलना उचित समझा और रो को लिखा RA/L और इंटू 1000। हाँ सेल कांस्टेंट दे सकता, तो सेल कांस्टेंट देता तो ओम इनवर्स कुछ जो भी देता वो L/A ही तो है ना। सेल कांस्टेंट देता तो क्या है, L/A ही। ठीक है चलिए, हाँ ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अब दिया है, ये टर्म आपको मिला है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दिया है 10 ओम। चलिए इसको ट्रांसफर करते हैं, 1000 तो लिखा ही रहने दें, 10 ओम इसको लिख देते हैं, 10 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं, और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये कितना आया, 10 आ गया क्या, ये कितना आ गया, अल्फा सॉरी लेमडा एम सी कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये आया ना, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक तो है, हाँ ठीक है। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा सुधार लीजिए, होता है डाटा सेट करने में दिक्कत तो होती ही है। कहाँ है रेजिस्टेंस की वैल्यू, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा है। आप रेजिस्टेंस 130 ओम ले लीजिए, जब बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएगा, एकदम एक्यूरेट टाइप। अगर आप रेजिस्टेंस 130 ओम लेते हैं, रेजिस्टेंस 130 ओम लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 1300 बन जाएगा। 1000 बटा 1300 आ जाएगा, ये 1000 बटा 1300 आएगा, 1000 बटा 1300 आ गया। चलो ठीक है भाई, आ गया। ठीक है, ये कितना निकल गया आपको, लेमडा एम सी की वैल्यू मिल गई 1000 बटा 1300। हमने 2 जीरो काट दिया, ये कितना मिल गया, 0.77 0.77 आपको लेमडा एम से मिल जाएगा। ठीक है, 0.77 आपको लेमडा एम से मिल जाएगा। अब लेमडा इनफाइनाइट आप फिर से जानते हैं कि ऐसे निकलेगा, इसको घटाएगा, इसको जोड़ेंगे कोलरास के नियम से, है ना। अब इसके लिए आप क्या करोगे, कोलरास, तो क्या करोगे, 0.56 माइनस 0.63 प्लस 0.85। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो लेक्चर देख ले पुराना वाला। ठीक है, ये कितना आएगा, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.31 यही आता ना, 1.31 आया था पिछले क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया था तो। अच्छा 0.78 आया था, हाँ 0.78 आया था। ठीक है, 1.31 इसको जोड़ने के बाद आया था, 0.78 आया था। ठीक है, तो अपने पास दोनों वैल्यू मिल गई। अब आप अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर आया 0.77, नीचे आया 0.78, ओहो 0.98 के आसपास ये वैल्यू, 0.98, 98% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, 98% डिसोसिएट हो रहा है। तो बस तो ये आप अल्फा निकाल लिए, तो यहां से आप कैसे निकाल लो, कैसे 0.98 इंटू 0.98 अपॉन 0.02। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, जो भी आए 49 इंटू 0.9, जो भी आए देख लीजिए यहां से। ठीक है, तो मतलब इसको आप अगर 50 पूरा मान लें, इसको 50 मान लीजिए पूरा, और बहुत ज्यादा क्या ऐसे, मतलब इतनी बड़ी भी वैल्यू, इतनी छोटी भी वैल्यू के साथ आप आयनिक में और केमिकल में लापरवाही ना करें, है ना।
क्योंकि जहाँ वहाँ के जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं। तो पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट के 2 स्थान तक अच्छे से सॉल्व करिए, अप्रॉक्स वैल्यू ना सॉल्व करिए, मेरा ये सजेशन है। खासकर आयनिक, इलेक्ट्रो, ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए, है ना। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तो करंट में 1 ओम 2 ओम कोई मायने नहीं रखता। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आधा ओम, मिली ओम, मेगा ओम में बहुत फर्क कर देगा, है ना। तो इसलिए एक तो इतनी छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, उसमें 1 ओम 2 ओम को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ भी वही चीज होता है। सॉल्वेटिव प्रोडक्ट बहुत बड़ी चीज है ना, कितना सॉल्युबल हो रहा है। हालांकि ये सॉल्ट अच्छा था, अच्छे से सॉल्युबल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बाद भी इतना बढ़िया डिसोसिएट हो रहा है, वो किसका कमाल है? मोलैलिटी का। किसका कमाल है? मोलैलिटी का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1000 ml ले रहे हैं तो 1 मोल है उसमें, यही ना। 1000 ml सोल्यूशन, 1 मोलर का मतलब क्या होगा? 1000 ml सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रो जो आप ले रहे हैं, मतलब गिले क्या करें, सल्यूट, है ना। तो कमी है एक तरह से। क्या औकात रखता है 1000 ml में 1 मोल, है ना। तो ये यहाँ से आप इस, मैंने डाटा इसलिए सेट किया बहुत अच्छे से सोच के। तो इस क्वेश्चन से आप ये भी बढ़िया निकाल सकते हैं कि देखिए मोलैलिटी कम है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो नहीं माना जा सकता, पर एटलीस्ट ये मान लीजिए अगर ये बाद में कहीं चल के मिसेल बना, क्योंकि सोडियम मतलब ये एसिलेट आयन यहाँ से मिल जाएगा CH3COO-, तो स्टीरेट आयन भी मिलते बहुत समय नहीं लगेगा यहाँ से। और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये है ही, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम नॉर्मली क्रिटिकल कंसंट्रेशन की बात करें, वह कंसंट्रेशन जिससे ज्यादा कंसंट्रेशन आप करोगे तो वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं रह पाएगा, वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो ये दिख रहा है अच्छे से कि अगर मोलैलिटी कम है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार कर रहा है, मतलब पूरी तरह से आयनित हो रहा है, टूट रहा है। देखिए यहाँ 98% वियोजन हो गया है। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है आपके सामने। तो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस लेवल तक ये क्वेश्चन पूछेगा, यकीन मानिए समय लगेगा अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे। भले यहाँ समय नहीं लगा क्योंकि तुरंत का है, वहां पे समय लगेगा 5-6 मिनट तो आप लेके जाओगे, कैलकुलेशन करोगे, 2-3 बार चेक करोगे, तब जाके आंसर लगाओगे। तो इसलिए एडवांस लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है सॉल्वेटिव प्रोडक्ट का, केएसपी का। थोड़ा नियम समाप्त है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोजन एक अच्छा टॉपिक बनता है। क्या होता है कोरोजन? धीरे धीरे किसी भी मेटल का रस्टिंग हो जाना। रस्टिंग मतलब क्या? अनवांटेड एलिमेंट्स उसके ऊपर आ जाए, परत चढ़ जाए। गैल्वेनाइजेशन का नाम आप सुने होंगे, लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। हमने केमिस्ट्री में ही 4th या 5वें लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल चढ़ा दी जाती है। तो मैं 2-3 चीज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूँ, वो आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहला बात कोरोजन, हिंदी में इसको संक्षारण कहते हैं। किसी भी धातु के ऊपर एक ऐसी परत जमा हो जाना जो धीरे धीरे धातुओं को नष्ट कर देती है और वह धातु धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जंग लगना सबसे बढ़िया उदाहरण है। शायद रस्टिंग हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, दोनों एक ही चीज है। वो कोरोजन पूछे या रस्टिंग ऑफ आयरन पूछे, वो एक ही चीज है। हेमेटाइट जो लोहे का सबसे बढ़िया ओर माना जाता है, आयरन का ऑक्साइड होता है, वह पानी से क्रिया करता रहता है और नॉर्मली Fe2O3.H2O बनाता रहता है। थोड़ा सा भी नमी पाया, मैं H2O का 1 मोल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, 1 मोल लेने का तात्पर्य थोड़ा सा नमी भी पा गया, तब भी ये काम अपना कर लेता है। अगर आप लोहे को खुला छोड़ दे, घर और बन रहा हो जहां आप रॉड लेके आए, सरिया लेके आए, रख दीजिए 3 दिन के अंदर, पानी भर से चाहे ना भर से जंग लग जाएगा उसमें, अगर थोड़ा सा भी मौसम में नमी है तो। और बाद में यही जो थोड़ा सा माहौल बनी गया था, अगर एक बार जंग लगना शुरू हुआ तो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, फिर प्रोसेस बहुत, ये जो काम होता है ना, ये वाला काम, ये थोड़ा धीरे होता है, थोड़ा धीरे, ये नहीं कहूँ धीरे होता है ना। लेकिन अगर एक बार ये बन गया तो फिर जब ये H2O से क्रिया करता है, बहुत सारे H2O से क्रिया करता है, तो ये नॉर्मली Fe2O3.X H2O, मैं यहाँ भी H2O था, यहाँ X H2O फिर से जोड़ा हूँ, एक साथ X+1 H2O लेना था, लेकिन X मतलब कुछ नहीं, वेरिएबल्स है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जाएंगे, इनफाइनाइट केमिस्ट्री में यूज कर नहीं सकता, इसलिए X लेके मैं ये चीज
दर्शा रहा हूं कि बहुत सारे H2O मिल गए हैं तो बहुत सारा ही रहेगा, समुद्र में एक लोटा पानी मिला देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वही रहेगा। ये वेरी फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है, एक बार जंग लगा तो फिर लगता ही जाएगा और बहुत फास्ट होता है। ये जो Fe2O3 बना है वही जंग होता है, इसे रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसे हेमी हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है, जंग को हेमी हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ना, ये हाइड्रेटेड मतलब क्या? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मतलब उसमें पानी जुड़ गया है, ये जंग है, इसे ही जंग कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद, इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंग क्या है, जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत बताइए, राइट। केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, तो हम बताएंगे कि पहले नमी आती है और नमी थोड़ा सा जंग का एक परत बना लेती है, ये इक्वेशन दोगे आप। दूसरे पे लिखोगे कि अगर यह नमी बरकरार रही तो यह जंग और बहुत तेजी से लोहे पे बढ़ता है, लेकिन किसी भी मेटल पे बढ़ता है। ये इक्वेशन दोगे कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ H2O मिला है एक्सेस में, आप एक्सेस का नाम भी यहाँ लिख दोगे। मैं एक्सेस का स्पेलिंग तो जानता नहीं है, चलिए ट्राई किया हूँ। ये लिख दोगे और ये रिएक्शन दोगे, ये रासायनिक सिद्धांत है ना। और पहली बात तो रस्टिंग है क्या, कोरोजन क्या है, उसकी डिफिनेशन से शुरू करोगे, लिखोगे कि जब किसी भी मेटल के ऊपर ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनके कारण मेटल धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, तो वह पूरा प्रोसेस कोरोजन कहलाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक गजब का एग्जांपल है, एग्जांपल में आप रस्टिंग ऑफ आयरन लिखोगे, फिर हेडिंग लोगे केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, और फिर ये चीजें आप दोगे कि ऐसा 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 हुआ है, और उसके बाद इससे बचाव के उपाय भी लिखोगे, मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। आप जब अपने अभी भी कॉपी में लिखोगे तो मैं जो कह रहा हूं उस हेडिंग के तले लिखोगे। सबसे पहले कोरोजन की डिफिनेशन दोगे, मैं बार बार कोरोजन की डिफिनेशन बोल रहा हूं कि जब किसी मेटल पे ऐसे अनवांटेड एलिमेंट का परत चढ़ जाए जिसके कारण वह मेटल धीरे 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 करके पूरी तरह से कोरोड हो जाए और एक तरह से नष्ट होती जाए, उसे कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का फिर एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। फिर हेडिंग लोगे, तीसरी हेडिंग डालोगे केमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, और इसके फर्स्ट में लोगे ये चीज कि कैसे लोहा नमी पाकर थोड़ा सा जंग बनाया है, और जंग और ज्यादा नमी पाके पानी का एक्सेस पाके बहुत फास्ट से हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाता है, और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को ही हम जंग कहते हैं। और फिर मेथड टू प्रिवेंशन लिखोगे, और इसमें सबसे पहले तो वही ग्रीसिंग वाला काम होता है, ग्रीस लगाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है रस्टिंग के लिए। और दूसरा चीज इलेक्ट्रो प्लेटिंग, सॉरी आप गैल्वेनाइजेशन कह दीजिए, बल्कि बात वही है। गैल्वेनाइजेशन एक बहुत बढ़िया ये भी प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है ये चीज आपको याद रखना। अच्छा और तरीके हैं, ग्रीस लगा दिए हैं, और क्या कर दे पानी से तो बचा ही ले, है ना, मतलब उसको ऐसा वातावरण में रखें कि नमी ना हो वहां पे। और जो उपाय आप कर सकते हैं देख लीजिए जंग लगने से बचाने के लिए। सबसे बढ़िया उपाय गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की परत चढ़ा दो, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक कोटिंग ऑन आयरन, आयरन पर जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताइए आयरन पे जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। आप कहोगे गैल्वेनीकरण हिंदी, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं जिंक की कोटिंग करना। होता क्या है, हमने कहा था कि यहाँ पे आप रखोगे आयरन, यहाँ पे आप रखोगे जिंक, याद है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाएंगे। जिसकी परत चढ़ानी है वो यहाँ रहेगी, और जिस पर परत चढ़ानी है वो वहां रहेगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिक आप फ्लो करोगे, ये आयंस टूट के यहाँ पे पहुंचते जाएंगे और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जिंक की परत जा जाके उस पर चढ़ जाएगी और धीरे धीरे करके। अच्छा ज्यादा रिएक्टिव मेटल इसलिए आदमी चढ़ाता है क्योंकि वो ज्यादा पहले उस पर जग गए। अगर कोरोजन होना ही है तो जो ज्यादा रिएक्टिव हो उसको ज्यादा बढ़िया से पानी को रिएक्ट कर पाएगी, है ना। तो नीचे वाला तो बचा रहेगा,
जिसको हम बचाना चाहते हैं ओरिजिनलिटी वो तो बचा रहेगा, तो आयरन बचा रहेगा और जिंक का काम हो जाएगा, इसलिए गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है इसको। सेल पे ठीक है, कोरोजन इतना ही होगा, खत्म होगा, ठीक है। सेल पे मैंने सेल का नाम नहीं लिया, अगर नॉर्मली सेल से जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे लेवल पे तो क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जैसे पूछ लिया कि बताइए फेरस निकिल सेल जो होता है, ठीक है, नीफे सेल ऐसा कह दिया जाता है कभी कभी, तो आदमी सोचता है नीफे वैज्ञानिक का नाम है, वो इसलिए ही कहा जाता है, निकिल फेरस के नाम से उसको नीफे कहा जाता है। तो ऐसा पूछ दिया कि बताइए कि निकिल फेरस सेल है, उसमें क्या एनोड होगा, क्या कैथोड होगा, तो आप आराम से जान सकते हैं एनोड वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन बढ़िया होगा, एनोड वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन बढ़िया होगा, जो सीरीज में ऊपर होगा, और सीरीज आप जानते हैं, तो सीरीज याद रखें तो एनोड को थोड़ा अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ पे निकिल है, कहाँ पे आयरन है, पता नहीं, पता नहीं, आप देख लीजिए, आपको केमिकल सीरीज याद है, हाँ आयरन ज्यादा निकल ऐसे कहा जाता है ना, एनोड कैथोड ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही कहा जाता है। जैसे कॉपर Ag, ये बढ़िया सेल बनता है, गैल्वेनिक सेल होता है, तो इस पे कौन कहाँ होगा दिख रहा है, सीरीज पे कहाँ है, कॉपर नीचे, ये Ag नीचे, Ag नीचे है, कॉपर ऊपर, ये एनोड पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा, ऐसे मतलब आप कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख, ठीक है। अब जिंक कॉपर में कहाँ कौन जाएगा, जिंक एनोड पे जाएगा, ये एनोड पे जाएगा और ये कैथोड पे जाएगा, सीरीज से आप देख सकते हो कौन से कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है। एक और चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड भी आपका उद्देश्य होना चाहिए, सेल से एक और चीज पूछा जाता है, लिथार्ज क्या है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, याद रखिए। लेड एक्यूमुलेटर सेल में बीच में भरा जाता है, एक बढ़िया गाढ़ा पेस्ट होता है ना, सेल में अंदर आप देखोगे तो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट भरा होता है, तो जो लेड एक्यूमुलेटर सेल होता है उसके अंदर पीवीओ का सोल्यूशन होता है, लिथार्ज कहते हैं उसको। तो लिथार्ज क्या होता है वो भी पूछा जाता है। अच्छा, अमलगम नाम का एक शब्द होता है, वो क्या होता है, तो मरकरी के साथ जो मिल जाता है वो अमलगम, जिंक और मरकरी का सोल्यूशन मिला होगा, जिंक अमलगम कहलाएगा, ठीक है। तो अमलगम हालांकि पूछा नहीं जाएगा। एक और चीज पूछा जाता है कि लेड एक्यूमुलेटर सेल में, याद रखिए लेड एक्यूमुलेटर सेल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। लेड एक्यूमुलेटर सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, PbSO4 भी होता है पर बहुत कम मात्रा में, तो मेजर मात्रा में आपको H2SO4 मिलेगा, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा। लेड एक्यूमुलेटर सेल में पिछले साल या पिछले साल केमिस्ट्री में बोर्ड ने पूछा था ऑब्जेक्टिव कि लेड एक्यूमुलेटर सेल में क्या होता है, क्या कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बस इतना ही, खत्म है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बढ़िया। एक बार और रिवाइज लीजिए, पूरा नोट्स तैयार करिए, सब लोग देखते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने ग्रुप में जो लोग जहां जुड़े हैं वीडियो शेयर किया करिए, जोड़िए ग्रुप में, जिससे कि हम जब भी मिले तो अपना ये 12th का बैच एक बहुत बढ़िया बैच बन के तैयार हो। देखते रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे, एक नया चैप्टर लेंगे अगली बार केमिकल काइनेटिक्स के साथ, कल से मिलते हैं। देख लीजिए, सॉल्व किए रहिए, क्वेश्चन जहां से पाइए तहां से करिए। ऑल द बेस्ट।